हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो भी सिलेक्शन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी महा ट्रांसको के लिए, तो उसी का पार्ट नंबर 30। तो इससे पहले मैंने आपको लगभग 29 सेशन दिए हुए हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट और एमसीक्यूज में मैंने कवर अप करा लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये 29 सेशन देख लिए होंगे, और जिन्होंने अभी तक ये 29 सेशन नहीं देखे तो काइंडली इन सभी सेशन को एक बार देख लो, सो दैट इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे वो छूटे ना और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, राइट। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी सेशन मैं अपलोड करता हूँ तो वो सेशन आप मिस ना करो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी सेशन के तो वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। ओके, सो दैट आप सिंगल क्लिक में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। ओके, एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। और currently I am working as an assistant engineer in Mahatransco in HVDC section। and इस सेशन में हम देखने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द डीसी मशीन एंड द सिंक्रोनस मशीन, डीसी एंड द सिंक्रोनस मशीन। और जो क्वेश्चन हम देखने वाले लगभग 15 क्वेश्चन, तो काइंडली सब इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि मशीन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर कोई लोग लेते नहीं, राइट। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन मैंने उठाया सिंक्रोनस मशीन से। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, तो सबसे पहले हम प्यार से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया है एज एन अल्टरनेटर हैज अ 18 स्लॉट्स पर पोल, एक पर पोल के अंडर हमारे पास कितने स्लॉट है पूरे। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आपके पास जो है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। बट ये सभी के सभी आपके पास पर पोल की बात की, याद रखना। अगर सपोज आपके पास एन पोल या फिर मैं बोलूंगा पी पोल का अगर आपके पास मशीन होता है तो एक पोल के अंडर आपके पास कितने स्लॉट दिए गए हैं, 18। एंड द फर्स्ट कॉइल इज लाइज इन द स्लॉट नंबर 1 एंड आपके पास स्लॉट नंबर 16। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला है कि जो आपकी जो फर्स्ट कॉइल आपके पास लाई कर रही है वो स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 16 तक आपके पास लाई कर रही है। इसका मतलब आपकी जो कॉइल ने कितने स्लॉट बेसिकली यूज किए, तो 1 से लेके 16 मतलब आपके कॉइल ने जो स्लॉट यूज किए, ध्यान से देखना, कॉइल स्लॉट्स अगर मैं बोलूं कि जो फर्स्ट कॉइल रहेगी तो 1 से लेके 16 तक है, इसका मतलब लगभग आपके पास 15 स्लॉट आपके कॉइल ने यूज किए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जो शॉर्ट पिचिंग हुई रहेंगी वो कितने स्लॉट से हुई रहेंगी। तो आप बोल सकते हो कि सर जो शॉर्ट पिचिंग, स्लॉट पिचिंग नहीं इसको बोलते हैं हम, शॉर्ट पिचिंग बोलते हैं, राइट ना। तो शॉर्ट पिचिंग कितने स्लॉट से हुई रहेंगी, तो आप बोलोगे सर जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट है माइनस अगर मैं 15 कर दूं तो शॉर्ट पिचिंग आपके पास देखना 3 स्लॉट से हुई रहेंगी, राइट ना। इसका मतलब शॉर्ट पिचिंग आपके पास 3 स्लॉट से हुई है। तो अगर मुझे शॉर्ट पिचिंग एंगल या फिर मैं बोलूंगा अगर मुझे अल्फा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। राइट, एंड उसमें से 3 स्लॉट आपके पास शॉर्ट पिचिंग हुई है अपार्ट सॉरी इन आउट ऑफ 18, तो हम क्या बोलेंगे 3/18। और टोटल हमारे पास शॉर्ट पिचिंग हुई थी, सॉरी शॉर्ट फुल पिच, सॉरी फुल पिच जो होता है 180 डिग्री का होता है, राइट ना। तो 180 डिग्री का हम कितना कर ले, 3 स्लॉट कर निकालना है, तो आप 180 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे आउट ऑफ 180। तो ये आपको कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये 18 से देखना 180 वाला ये 18 कट जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपके पास शॉर्ट पिचिंग एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का, राइट। इट मीन्स यू विल गेट द अल्फा इज एन 30 डिग्री। तो ये समझ में आया। आगे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द पिच फैक्टर, मतलब केपी की बात की गई है, तो केपी का फैक्टर आपको पूछा है कि कितना रहेगा। बट ये जो आपको केपी पूछा है वो कौन से हार्मोनिक्स के लिए पूछा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यन की वैल्यू थर्ड के लिए पूछा है, मतलब आपके पास थर्ड हार्मोनिक के लिए आपको केपी पूछा है, राइट। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की रहेंगी तो यू नो द बेसिक फॉर्मूला रिगार्डिंग टू द केपी। तो केपी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, तो cos of n into alpha divided by 2, where n is nothing but your harmonics number and alpha is nothing but the short pitch angle, right। तो अब आपके पास सभी चीज़ है, तो आप यहाँ पर अगर पुट कर लेते हो दैट इज n की वैल्यू हमारे पास 3 रहेगी
एंड अल्फा कितना है बेटा हमारे पास, तो 13 डिवाइड बाय अगर आप 2 कर लेते हो तो ये आपके पास आंसर मिलेगा। तो आप अगर 13 को अगर 2 से डिवाइड कर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो सर ये हो जाएगा 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, तो 45। तो कॉस 45 आपके पास केपी की वैल्यू आएगी। और बच्चा बच्चा जानता है भाई, जो सीरियस एस्पिरेंट रहेगा तो वो तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर कॉस 45 मतलब 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू मैंने आपको वैल्यू बोली थी कितनी होती है, 0.707। तो ये आपके पास केपी की वैल्यू है व्हेन योर हार्मोनिक्स इज थर्ड हार्मोनिक्स, राइट। तो थर्ड हार्मोनिक्स के लिए केपी की वैल्यू रहेगी 0.707। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर मिला, राइट। तो ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चन आप एई एग्जाम में मतलब सोच सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। और ये क्वेश्चन उठाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि ये क्वेश्चन मतलब मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, बट चीजें तो बहुत आसानी से पूछी गई। क्या बोला है ध्यान से देखना, अ स्टेटर वाइंडिंग सप्लाइज द थ्री फेज 60 हर्ट्ज सिस्टम। स्टेटर वाइंडिंग क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है थ्री फेज 60 हर्ट्ज सिस्टम, मतलब एक सप्लाई दे रहा है भाई 60 हर्ट्ज का। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी देखो बच्चा 60 हर्ट्ज की दी गई है। सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग एट, उन्होंने बोला है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट होगा हमारे पास मशीन में वो कितने से रोटेट होना चाहिए, तो 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट ही मतलब क्या, आरपीएम जिसे हम बोलते हैं ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब ही तो आरपीएम होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने स्पीड से घूमती है, तो बच्चा बच्चा बोलता है सर जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है ना उसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, राइट ना। तो एनएस की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, तो 900 आपके पास आरपीएम दी है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को ही हम बोलते हैं आरपीएम। यस, तो ये यूनिट आपको कंफ्यूज कर सकता था जो भी नए बच्चे रहते हैं उनके लिए। और ये चीज कि मैग्नेटिक जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वही हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो उन्होंने बोला है कि बताओ आपके पास सॉरी डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल, उस मशीन के नंबर ऑफ पोल क्या रहेंगे, तो एन पी की वैल्यू पूछी गई है, राइट। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर जब हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड इज नथिंग बट 120 एफ डिवाइडेड बाय पी, राइट। अब सभी चीजें आपके पास दी गई है, तो अगर मैं पी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 120 एफ डिवाइडेड बाय एन एस बनेगा। तो यहाँ पर होगा भाई 120, एफ की वैल्यू कितना लोगे आप 60, और अगर मैं एन एस की वैल्यू करूँ, एन एस की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ तो एन एस कितना हमारे पास, ये 900। तो बिना कैल्सी के कैसे सॉल्व करना है, बच्चा बोलता है ना कि सर बिना कैल्सी के हम कैसे सॉल्व करें, से वी डोंट हैव अ कैल्सी इन और एग्जाम। तो देखो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये ऊपर वाले 2 जीरो, डिनोमिनेटर वाले 2 जीरो, राइट। अब जो 9 है 3 से कटेगा ना, तो 3 3 9 हो जाएगा और ये 4 टाइम्स बनेगा, राइट। अब ये 3 6 को कितनी बार काटेगा, 2 टाइम्स। तो अगर सपोज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो 8। तो देखो बिना कैल्सी के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 8 पोल रहेंगे उस मशीन में। अब इस क्वेश्चन में अगर आसानी से बस ऐसा बोल दिया जाता कि सिंक्रोनस स्पीड आपको निकालनी है या फिर सिंक्रोनस स्पीड दी गई है और आप नंबर ऑफ पोल निकालो, तो हर एक बंदा निकाल पाता। बट यहाँ पर खेल था आपके क्वेश्चन के फ्रेमिंग का, कि उन्होंने सिंक्रोनस स्पीड नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग। अब जिसको पता होता है कि जिस फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है वही तो हमारे लिए सिंक्रोनस स्पीड होती है ना। तो ये आपको डिकोड करना था, और रिवॉल्यूशन पर मिनट को ही हम आरपीएम बोलते हैं, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज दी गई, तो हमने देखा कि भाई 8 पोल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। बट आप ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे क्वेश्चन एई में आते हैं क्या, तो देखो ना ये भी क्वेश्चन आपके एई में ही आया हुआ क्वेश्चन है, राइट ना। यस तो एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है, ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी पूछता नहीं है, चीजें आसानी पूछी जाती बट थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अब ये भी कंसेप्ट मैंने शायद से प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिख के दिया था उस सेशन में कि इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास मैकेनिकल डिग्री होती है, राइट। इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास मैकेनिकल डिग्री हो जाती है, राइट। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या, कि मैंने वहां पर भी बोला था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री इक्वल हो जाती है, तो मैंने कंसेप्ट भी लिख के दिया था कि जब तब हमारे पास पोल कितने हो जाते हैं, तो मशीन के पोल अगर 2 होते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री आर द इक्वल, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बता दूं तो ये चीज तो 2 पोल के लिए है ही, बट ग्रेटर देन वाली कंसेप्ट कब हो जाएगी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारे पास ग्रेटर देन बनानी है मैकेनिकल डिग्री से, राइट।
तो ये हमारे पास कब हो सकता था, वहां पर मैंने जो कंसेप्ट बताया था, तो ये अब हम तभी कर सकते हैं जब हम सर यहाँ पर एक रेशियो होता है p/2 या तो 2/p। तो हम ये तब कर सकते हैं सर तब कर सकते हैं, सॉरी, तब हम कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू वेरिएबल टर्म न्यूमरेटर में रखेंगे, मतलब वेरिएबल कौन होगा, तो पोल वेरिएबल हो सकते हैं, बट जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2 वो डिनोमिनेटर में लेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल थीटा, राइट। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट इस फॉर्मूले में कभी कभार बार गड़बड़ी हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू लिखते हो तो वेरिएबल को न्यूमरेटर में रखना है, और वेरिएबल हमारे लिए कभी भी पोल ही हो सकते हैं, राइट। एंड पोल हमेशा आपके इवन नंबर में ही रहेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आधा अधूरा पोल नहीं हो सकता, मतलब कोई ये ना बोले कि सर मेरे पास आधा पोल है या फिर 1.5 पोल है, 2.5 पोल है, ऐसे कोई पोल नहीं होते। पोल हमेशा आपके पास पेयर में रहेंगे, मतलब या तो आपके पास पोल 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं भाई, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ऐसे इवन नंबर में आपके पास पोल रहेंगे। पोल कभी भी ऐसा नहीं रहेंगे भाई 5 पोल है, 7 पोल है, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास 2.5 पोल है। आधा अधूरा या तो ऑड नंबर का कभी भी पोल नहीं होता, राइट। पोल ऑलवेज आपके पास इवन नंबर में ही लाई करेंगे, यस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू p/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, ये सही है, याद रखना, इसमें गड़बड़ी होती है बहुत सारी जगहों की। तो ये क्वेश्चन तो आसान ही था, राइट। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने उठाया मैग्नेटिक सर्क्यूट से बेसिकली, और ये इलेक्ट्रिकल मशीन से ले लो या फिर आप नेटवर्क थ्योरी से भी ले लो, चलता है ये क्वेश्चन, वहां से भी आप बोल सकते हो। क्या बोला है, द फॉर द मैग्नेटिक सर्क्यूट, for the magnetic circuit the relation between which is similar to the application of the Ohm's law is where where phi is nothing but a flux and s is nothing but a reluctance। बस कुछ नहीं बोला है, कि उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक सर्क्यूट में जैसा हमारे लिए ओम्स लॉ होता है ना, वैसा कौन सा लॉ होता है। तो हमारे लिए ओम्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिकल में, तो आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो ये ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है, राइट, इन योर नेटवर्क थ्योरी, या फिर हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट सॉरी। तो मैग्नेटिक सर्क्यूट में आपके पास क्या रिलेशन बनता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जैसे हमारे लिए करंट होता है ना इलेक्ट्रिकल में, तो वैसे मैग्नेटिकल सर्क्यूट में आपके पास फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स। और फ्लक्स किससे डिनोट करेंगे हम, फाई से डिनोट करेंगे। और ये एफ क्या है हमारे लिए, ध्यान से देखना, एफ इज नथिंग बट ईएमएफ है कि नहीं हमारे लिए, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो मैग्नेटिक सर्क्यूट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बदले यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है मैग्नेटिक सर्क्यूट में, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट उनके लिए रहेगा मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, मतलब एमएमएफ, राइट। और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस आर, तो उसके केस लिए उनके केस के लिए मैग्नेटिक सर्किट के लिए वहां पर होता है आपके पास रिलक्टेंस। क्या होता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लक्स को अपोज करे उसे हम रिलक्टेंस बोलते हैं ना। तो जैसे हमारे लिए रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट फ्लो होने के लिए, तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस अपोज करता है आपके फ्लक्स को फ्लो होने के लिए, राइट। और उन्होंने क्या बोला है, रिलक्टेंस को किससे डिनोट करना है, एस से। तो मुझे बताना कि जो आपका ओहम्स लॉ का एक्सप्रेशन बनेगा इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्क्यूट, वो क्या बनेगा सर, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय आपके पास रिलक्टेंस बनेगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, तो ये देखने को मिल रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ चीजें एक्स्ट्रा की बता देता हूँ सॉरी, कि आपको ना एक रिलेशन में, मतलब एक चार्ट होता है कि मैग्नेटिक सर्क्यूट एंड इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में एक सिमिलर चीजें और उसके यूनिट और उसके सेम सेम चीजें क्या रहेगी, जैसे कि करंट इज इक्विवेलेंट टू फ्लक्स होता है, एमएमएफ इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ होता है, रिलक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही उनके यूनिट भी आपको देखना है कि करंट का यूनिट जैसे एम्पियर है, वैसे वहां पर फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो वेबर पर मीटर मीटर रहेगा ना, सॉरी वेबर रहेगा आपके पास फ्लक्स का। और अगर आपके पास सपोज फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट रहेगा, राइट ना। ऐसे ही चीजें आपको देखनी है। तो ये भी एक टॉपिक कर लेना, सॉरी कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक सर्क्यूट एंड इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, वो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ये भी आप देख सकते हो कि एमपीपीएससी में आया, एससी में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में, और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मत सोचना कि सर प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है अभी आएगा नहीं। यस, कंसेप्ट वही पूछी जाती है, इसको लाइटली मत लेना। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहाँ से है, और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है डीसी शंट जनरेटर से, राइट। तो चलो डीसी शंट जनरेटर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। और डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग
20 kW, मतलब 20 kW पावर एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दी 200 टू द लो रजिस्टिव लोड। चलो नहीं समझ में आ गया होगा, मैं समझाता हूँ आपको क्या है। एक तो सबसे पहले डीसी जनरेटर है और वो शंट है, तो इसका मतलब सर कोई भी जनरेटर रहे तो उसके लिए सर सीरीज वाइंडिंग होती है, एंड उसके लिए क्या रहेगा सर, आर्मेचर रहेगा और सीरीज वाइंडिंग, एंड इस आर्मेचर के पैरेलल में क्या रहेंगे हमारे लिए, फील्ड वाइंडिंग रहेंगी, या फिर हम उसको बोलते हैं बच्चा शंट वाइंडिंग, राइट। तो अगर फील्ड वाइंडिंग बोलूँ या फिर मैं बोलूँगा शंट वाइंडिंग है, तो शंट वाइंडिंग का डेफिनेटली हमारे पास क्या रहेगा, आई शंट या फिर मैं बोलूंगा फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ होगा, आर्मेचर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ क्रिएट होता है ना, एंड देन यहाँ पर क्या रहेंगे, आर्मेचर के जस्ट बाहर हमारे लिए कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बाहर क्या रहेंगे, ब्रशेस रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ब्रशेस का ड्रॉप लिया जाता है, यस, ब्रशेस का क्या लिया जाता है, ड्रॉप लिया जाता है, यस। और ये कौन रहेगा सर, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो तो दो 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 टर्मिनल है ना हमारे लिए, तो इसके अक्रॉस में सपोज हमारे पास कोई लोड है, ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस में हमारे पास कोई लोड लगाया है आपने, और ये जो लोड है, इस लोड को ये जनरेटर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, पावर ध्यान से देखना, तो ये आपको लगभग 200 किलोवाट का पावर डिलीवर कर रहा है इस लोड के लिए। ध्यान से सुना, इस लोड के लिए 200 नहीं, 20 किलोवाट की पावर आपको डिलीवर कर रहा है, राइट। और उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे पास रजिस्टिव लोड है ना, उस के टर्मिनल के अक्रॉस में आपको वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट, राइट, 200 वोल्ट। तो आप मुझे बताना कि अगर आपको लोड के अक्रॉस का वोल्टेज पता है और उसके अगर कितना पावर ले रहा है ये पता है, और ये डीसी नेटवर्क है या फिर मैं बोलूंगा डीसी जनरेटर की क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो ये तो डीसी पावर ही लेगा, तो दिस इज नथिंग बट माय आउटपुट पावर या फिर मैं बोलूंगा डीसी पावर। और ये वोल्टेज बच्चा बच्चा बोलेगा सर ये तो डीसी वोल्टेज ही है, राइट। तो डीसी पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर डीसी पावर इज नथिंग बट द डीसी वोल्टेज इनटू डीसी करंट, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि सर ये जो डीसी पावर या लोड की पावर है, तो पीएल इज इक्वल टू लोड का वोल्टेज इनटू सर लोड का करंट, ऐसा भी तो मैं बोल सकता हूँ, राइट। तो पीएल इज इक्वल टू वीएल इंटू आईएल हम बोल देंगे, तो ये रिलेशन बना। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा, तो मुझे अगर लोड का करंट निकालना रहेगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे सर, लोड का पावर डिवाइड बाय अगर मैं लोड का वोल्टेज कर दूँ तो आई विल गेट द करंट ऑफ द लोड। तो पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 किलो है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाय 200 आपके पास ये डिवाइड बाय वोल्टेज कर दोगे, तो ये देखना है 0 0 कटेगा, यस, 0 0 कटेगा, तो ये 20 मतलब इसके ऊपर फिर से 3 0 दे दो और ये आपके पास ये 20 रहेगा, राइट, राइट, 2 के ऊपर 3 0 दे देना, तो ये 0 0 फिर से कटेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 2:100 को कितनी बार काटेगा, तो 100 टाइम्स। तो इसका मतलब लोड आपके पास कितना करंट ले रहा है, लोड जो करंट ले रहा है वो हमारे लिए ले रहा है बच्चा 100 एम्पियर का। तो लोड करंट कितना रहा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस लोड ने हमारे लिए करंट लिया सर 100 एम्पियर का। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि बच्चा आगे अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो उन्होंने क्या बोला है, तो रजिस्टिव लोड आगे बोला है द लोड रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस, जिनकी वैल्यू आपके पास लोड नहीं, द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 0.5 ओहम, एंड शंट की वैल्यू दी गई है आपके पास 100 ओहम, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है 100 ओहम रिस्पेक्टिवली। देन उन्होंने बोला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर और निग्लेक्ट द ब्रश ड्रॉप, ये उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि ब्रश ड्रॉप आपको निग्लेक्ट करना है, मतलब ब्रश के यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा, ऐसा कंसिडर करके चलना है। तो मैं तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, तो ब्रश ड्रॉप आप 0 वोल्ट ले सकते हो। अब ध्यान से देखना, अगर आपको इजी निकालना रहेगा, मतलब जनरेटेड इजी अगर निकालना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियस सी बात है सर, इजी आर्मेचर में आया है तो ये आर्मेचर से बाहर करंट फेंकेगा, क्यों, अरे सर ये जनरेटर है ना, तो जनरेटर में आर्मेचर से करंट बाहर निकलेगा, तो दिस इज माय आई है। अब ये जो आर्मेचर करंट है इस बिंदु पर जाने के बाद या फिर मैं बोलूंगा इस पॉइंट पर जाने के बाद, इसका कुछ हिस्सा आपके पास लोड में जा रहा है और कुछ हिस्सा आपके पास कहाँ पर जाएगा, शंट वाइंडिंग में जाएगा ना, दैट इज नथिंग बट फील्ड वाइंडिंग, यस। तो जो आर्मेचर का करंट है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हुए बैठूं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आर्मेचर करंट इज माय शंट करंट प्लस आप लोड करंट भी बोल सकते हो, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है सर, लोड करंट है जो हमें पता है कि 100 एम्पियर का है, तो अगर हम कुछ जुगाड़ करके शंट का करंट निकाल लेंगे, तो शंट करंट प्लस मैं अगर लोड का करंट करूंगा तो आई विल गेट द आर्मेचर करंट, राइट। अब ये आर्मेचर करंट जैसे ही मिल जाएगा तो आप क्या बोलोगे सर, जो ईएमएफ रहेगा
तो वो सर क्या रहेगा सर, वॉट एवर द टर्मिनल वोल्टेज, या फिर मैं बोलूंगा इस लोड का वोल्टेज प्लस, अगर मैं सपोज इस वाइंडिंग ने जितना ड्रॉप किया रहेगा, मतलब आर्मेचर में जितना ड्रॉप हुआ रहेगा, ये दोनों ड्रॉप मिलाकर ही तो जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा ना। यस, तो यहाँ पर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, आई ए इंटू आर ए। यस, आई ए इंटू आर ए, तो ये जनरेटेड वोल्टेज का भी ईएमएफ आप बोल सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो आई टी इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट टर्मिनल इज नथिंग बट लोड वोल्टेज। तो वी एल इंटू आई ए इंटू आर ए अगर हम करेंगे तो मुझे जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो हमारे पास आईए है नहीं ना, तो आईए के लिए हमें आईएसएच की जरूरत पड़ेगी। तो आईएसएच कैसे निकालेंगे, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर, सिंस दिस इज अ पैरेलल सर्क्यूट और अ पैरेलल या फिर हम बोलेंगे शंट जनरेटर, तो वॉट एवर द टर्मिनल वोल्टेज विच इज अपेयरिंग अक्रॉस द लोड, दैट इज दैट सेम वोल्टेज विच इज अपेयरिंग अक्रॉस द शंट वाइंडिंग और नॉट, राइट। तो सेम वोल्टेज आपके पास शंट वाइंडिंग के भी अक्रॉस में आ जाएगा। तो सेम वोल्टेज अगर इसके वाइंडिंग के अक्रॉस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट ही रहेगा। और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी पता है, तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि अगर मुझे सिर्फ शंट वाइंडिंग का करंट निकालना है, तो सर हम शंट वाइंडिंग के अक्रॉस में आने वाला वोल्टेज जो है, शंट वाइंडिंग का अगर हम रेजिस्टेंस अगर डिवाइड कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, हमें मिलेगा सर शंट वाइंडिंग का 2 एम्पियर का करंट, राइट। अब आप मुझे बोलो कि अगर आपको अब अगर आर्मेचर करंट निकालना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, शंट वाइंडिंग का 2 एम्पियर का करंट है सर, लोड ने सर 100 एम्पियर का करंट लिया, तो आर्मेचर के पास कितना करंट रहेगा, 102 एम्पियर का करंट कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपके पास आर्मेचर का करंट। अगर मैं आर्मेचर का करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर अगर ले लूँ और उनका अगर सपोज मैं प्रोडक्ट करता हूँ, आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो ये दो यहाँ का ड्रॉप और ये टर्मिनल का वोल्टेज, तो केवीएल लगा देंगे तो इजी इजी कुछ यही मिलेगा ना। तो बच्चा बच्चा ये सब चीजें जानता होगा क्योंकि ये बहुत चीजें आसान है, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 200 प्लस आर्मेचर का करंट 100, 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल तो मैं कैल्सी यूज कर रहा हूँ, तो आप कैल्सी मत यूज कर लेना, राइट। या फिर आप 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 भी तो लिख सकते हो ना। चलो चलो मैं आपको बिना कैल्सी के भी समझा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो कैल्सी यूज कर लेते हो, राइट। तो देखो बेटा, ये 200 प्लस, मुझे बताओ 0.5 इज नथिंग बट 1/2, तो 102 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मुझे बोलो कि ये 200 प्लस वो 102 डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूंगा, तो ये 51 आ जाएगा ना। तो और 200 प्लस 51 कितना आ जाएगा सर, 251। तो इतना वोल्टेज आ जाएगा सर जनरेटेड वोल्टेज। तो देखना, बिना कैल्सी के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इतना प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो शायद शायद से क्या, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन तो समझ में ही आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसे मतलब दिक्कत वाली कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। और याद रखो, डीसी जनरेटर या फिर मैं बोलूंगा डीसी मशीन में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इवन दोस्तों गेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। अगर उनको सपोज इजी क्वेश्चन फ्रेम करना है ना, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का, तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपको गेट या फिर ईएससी में भी पूछते हैं। अगर थोड़ा सा उनको अगर कुछ करना है, मतलब डिफिकल्ट पूछना है, तो इसमें थोड़ा बहुत चीजें डिफिकल्ट कर देंगे, बट कुछ भी नहीं। बट डीसी मशीन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि भाई यहाँ पर एक कंडीशन होती है, क्या बोला गया, द जनरेटर इफिशियंसी ऑफ दिस शंट जनरेटर जनरेटर इफिशियंसी निकालनी है किसकी, शंट जनरेटर की, विल बी मैक्सिमम, इसकी जनरेटर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन इट इज वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू, जब आपके पास वेरिएबल लॉसेस किसके बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपने कभी कंडीशन एक टॉपिक पढ़ा होगा, सपोज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, और ये मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ये वाला कंसेप्ट आप ना, या तो आप डीसी जनरेटर में लगाओ, यस, या तो सपोज आप डीसी मोटर में लगाओ, या तो आप सपोज आप ट्रांसफॉर्मर में लगाओ बेटा किस में लगाओ, ट्रांसफॉर्मर में। ये कंडीशन आपको मिल ही जाती है कि कब हमारे पास मैक्सिमम इफिशियंसी आपको मिलती है। तो आप तभी मैक्सिमम इफिशियंसी ला सकते हो कि इन मशीन में कब, जब आपके पास वेरिएबल लॉसेस किसके बराबर हो जाता है, वेरिएबल लॉसेस आपके पास कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाते हैं, कांस्टेंट लॉसेस, राइट। और अगर आपको पता रहेगा, तो जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं, इन वाले भाई साहब का ही दूसरा नाम क्या है, तो कॉपर लॉसेस, राइट ना, उनको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर आयरन लॉसेस, राइट, आयरन लॉसेस। तो दूसरे भी नाम आपको पता होने चाहिए।
आयरन लॉसेस। और बच्चा बच्चा बोलेगा कि भाई आयरन लॉसेस में कौन से दो लॉसेस आ जाते हैं? तो एक होता है हमारे लिए ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस जो कि आपके पास प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है, और ये होता है हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस, राइट ना? हिस्टेरिसिस लॉस होता है जो कि आपके पास प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इतना समझ लो कि मतलब ये तो, ये अगर आप मैक्सिमम कंडीशन के अगर आप मैक्स इफिशिएंसी को अगर आप सपोज डिफरेंशिएट करते हो और पुट इज इक्वल टू जीरो पुट करके जो फाइनल कंडीशन आपको मिलती है ना, तो वो मिलती है वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, या फिर कॉपर लॉसेस इज नथिंग इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, राइट? तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब आप मैक्सिमम इफिशिएंसी मशीन में चाहते हो, राइट? तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, बट दो तीन चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। तो ऐसा मत सोचना कि हर बार सर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी शायद बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये भी किससे रिलेटेड है ना? 8 पोल। सबसे पहले तो क्या बोला है? 8 पोल। तो पी की वैल्यू बच्चा 8 है। गिवन डेटा लिखना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। एन 8 पोल डीसी जनरेटर हैज अ सिंप्लेक्स वेव वाउंड। सबसे पहले वाइंडिंग कैसी है? तो वाइंडिंग जो है आपके पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वाइंडिंग का नेचर कैसा, अल्टरनेटर सॉरी जनरेटर का। तो जो वाइंडिंग है हमारे लिए वो है बच्चा सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वेव वाउंड, वेव वाउंड है आपके पास आर्मेचर। और अगर वेव वाउंड रहेगा तो मुझे बताना कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहेंगे। तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे लिए 2 रहेंगे, राइट? 2 रहेंगे। एंड इस वेव वाउंड में आपके पास कितने कॉइल है? तो कॉइल, जो कॉइल आपके पास, कॉइल्स जो दिए गए हैं आपके पास 20 है। एंड आपके पास जो टर्न है, टर्न्स आपके पास 6 टर्न्स से, ध्यान से देखना। ईच, ईच की बात की गई, मतलब एक पैरेलल पाथ में आपके पास इतने हैं। तो जो टोटल आपके पास जो कंडक्टर देखने को मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर जितने भी कॉइल है 32 मल्टीप्लाई बाई 6, और ऐसे हमारे पास कितने पैरेलल पाथ है सर? 2। मतलब जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? 32 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। वाई 2? बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 थे। यस, और उन्होंने ईच बोला था, मतलब एक के लिए अगर 32 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएंगे, तो दो के लिए कितने हो जाएंगे? मतलब दो पैरेलल पाथ के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो होपफुली यू विल गेट द दिस आइडिया। और z की वैल्यू क्या बनेगी? 32 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। गेटिंग? यस। आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला है? द फ्लक्स पर पोल, मशीन का फ्लक्स पर पोल कितना दिया है आपके पास? 0.06 वेबर दिया गया, मतलब फ्लक्स की वैल्यू दी गई है 0.06 वेबर दिया गया। ओके। एंड मशीन इज रनिंग एट, मशीन कितने स्पीड से रन कर रहा है? जो हमारे पास अल्टरनेटर सॉरी जनरेटर है वो, तो उसकी स्पीड आपके पास बच्चा दी गई है 250 आरपीएम आपको दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं। देन उन्होंने बोला कि बताओ कि आर्मेचर इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज कितना रहेगा। अब मुझे बताना कि हमें पता है ना कि सर जो जनरेटर ईएमएफ का इक्वेशन, जब फ्लक्स स्पीड ऐसी सब चीज की जाएंगी तो क्या होता है? तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर 5 ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। बैक ईएमएफ के लिए भी सेम ही होता है, जनरेटेड ईएमएफ के लिए भी सेम ही होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता ही रहेंगे, तो इसको मैं समझाते क्या बैठूंगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट रहोगे, तो इतने तो फॉर्मूले आपको पता ही रहेंगे, राइट ना? तो 5 ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ये फॉर्मूला है। तो इसमें सॉरी जनरेटेड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो पॉइंट की फाइव की वैल्यू कितनी है? 0.06 मल्टीप्लाई विथ जेड की वैल्यू बच्चा 32 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। और स्पीड कितनी स्पीड है वहां पर? तो 250 की स्पीड है। डिवाइडेड बाय अगर आप 60 कर लेते हो, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? पी बाई ए, मतलब पी क्या है? 8 पोल है। डिवाइड बाय आपके पास पैरेलल पाथ 2 है, राइट? तो इसको आप अभी मैं तो कैलसी पर नहीं सॉल्व कर रहा, राइट? चलो मैं सपोज इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे आप आसानी से, ये भी मैं बता दूं। देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो ये जीरो इस जीरो को काटेगा, और ये 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? 0 पॉइंट, ध्यान से देखना, 0.01 बचेगा। और अगर मैं इस 2 से इस 2 को काटूंगा तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस। तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय ये 25 मल्टीप्लाई बाय 8। आप देखना, बिना कैलसी के आप ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपको बस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। यस। अब अगर मैं एग्जाम में रहूंगा ना, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखना, मैं बस लास्ट के डिजिट मल्टीप्लाई करता। सो 8 8 8 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा सर, ये 40 हो जाएगा, राइट, और 40 हो जाएगा। चलो इसको आप सॉल्व ही कर लो, चलो मैं आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई करना मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई विथ 32 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 8, अरे अरे मैंने ऐड कर दिया 0.01 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई विथ 25 मल्टीप्लाई विथ 8, ये इतना तो कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ए की वैल्यू 2, 0.01 मल्टीप्लाई विथ 32 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 25 मल्टीप्लाई विथ 8। तो हाँ, तो इसका आंसर देखो आपके पास बन रहा है, आंसर बन रहा है 8384 वोल्ट। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा आर्मेचर में, या फिर हम बोलेंगे आर्मेचर में ही हम बोलते हैं, जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसे हम जनरेटर वोल्टेज बोलते हैं ना, तो वो होगा 384 वोल्ट, सॉरी, इतना आपके पास बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया, आपके सामने ही। तो ट्रांसको एई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इवन तो जो आपके पास राजस्थान का कोई एग्जाम है वहां पर भी पूछा गया था, राजस्थान का और एक एई का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था, और इंजीनियरिंग सर्विस में भी आप 2021 में इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे आपको देखना है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन का आपको यूज कर लेना, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हो। तो सेम क्वेश्चन 4 एग्जाम में पूछा गया बेटा, यस। तो ये मत सोचना कि सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट हर बार क्वेश्चन वही रिपीट होगा ऐसा नहीं, कंसेप्ट थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो दिस इज अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर महाट्रांस, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो। लेट्स सी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इस क्वेश्चन को रखने का मेरा मकसद कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़े से गड़बड़ा जाता है। सो मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, आप कैसे याद कर सकते हो, लाइफ टाइम को भी भूलोगे नहीं अगर ये ट्रिक ध्यान से देखोगे तो। क्या बोला गया है, तो डीसी जनरेटर प्रिंसिपल फॉलोज, डीसी जनरेटर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ऑप्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेंज लॉ, या फिर लॉरेंट्स फोर्स। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी डीसी की बात की जाएगी ना, डीसी की बात की जाएगी, तो एक मैं आपको कंसेप्ट सॉरी ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने के लिए। वैसे तो ये ट्रिक मतलब बस आपको एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, और ये कभी गलत नहीं कराएगा, राइट। जब भी डीसी की बात की जाएगी ना, तो डीसी में क्या हो सकता है, एक रहेगा बेटा आपके पास मोटर, थोड़ा ध्यान से देखना, एक रहेगा मोटर, और ये क्या रहेगा बेटा आपके पास, जनरेटर, जनरेटर, राइट, जनरेटर। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, यहाँ पर एक लिखना, फ्लेमिंग्स के लिए एफ बस कैपिटल लिखना, बाकी कुछ नहीं। बट जो राइट होता है ना, तो राइट हैंड रूल ऐसे लिखना, एंड ये क्या रहेगा आपके पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड आपके पास रूल रहेगा। तो कुछ नहीं, ये मैं मतलब मेरे स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जिंदगी में भी कभी भी अगर मतलब सोकर भी उठे, और अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ डीसी जनरेटर लेफ्ट हैंड को फॉलो करता है कि राइट हैंड को फॉलो करता है, और मोटर बोलो जनरेटर मतलब लेफ्ट को फॉलो करता है कि राइट को फॉलो करता है, कुछ नहीं, आप नाम देख के ही समझ सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, जनरेटर में जब आप लिखोगे ना जनरेटर वर्ड, तो देखना यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है, तो 2 बार आर आ चुका है, जनरेटर, जनरेटर में 2 बार हम आर लिखते हैं। और जब हम बेटा राइट हैंड रूल जब पूरा लिखेंगे ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो देखना राइट हैंड पूरे सेंटेंस में फ्लेमिंग्स को छोड़ दो, राइट हैंड रूल में राइट के लिए एक बार आर आता है, रूल के लिए एक बार आर आता है। तो जनरेटर के केस में आप ऐसे याद कर सकते हो कि जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल लगता है, कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट, राइट, ओके, राइट हैंड रूल आप इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट हैंड रूल, यस। ये मैंने बस ट्रिक बताई, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट तो पूरी डिटेल में देखी जाती है, बट ये कभी भूलोगे नहीं इसलिए मैंने बताया। तो जनरेटर में 2 बार आर, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी 2 बार आर आता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जनरेटर में राइट हैंड रूल। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि सर जनरेटर में अगर राइट हैंड रूल है, तो मोटर में कौन सा रूल लगेगा, तो अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक सभी को समझ में आ गई होगी, और ये ट्रिक बस मेरी है, आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी, ओके। चाहे आप दुनिया भर की चीजें मतलब खोजते बैठो, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी ट्रिक खुद की बनाई हुई है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कि डीसी जनरेटर में हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते, तो वो होता है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
तो जनरेटर में 2 आर, तो राइट हैंड से एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो बच्चा बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा अभी, राइट, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ द डीसी जनरेटर इज डबल, हमारे पास जो सबसे पहले तो डीसी मशीन है, फिर चलो डीसी जनरेटर नहीं डीसी मशीन बोला है, तो इसकी जो स्पीड है वो सपोज पहले सपोज एन है, एंड उन्होंने बोला है कि इसी स्पीड को उन्होंने किया है डबल, मतलब 2n बन जाएगा, राइट। एंड द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, और पहले भी फ्लक्स सपोज फाई ही था और दूसरी बार सब भी सपोज सपोज आपके पास फ्लक्स फाई है, तो उन्होंने बोला है कि जनरेटेड ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यस, तो उन्होंने बोला कि सपोज इस समय हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ जी1 था, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जी2 क्या रहेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लिए कुछ क्या लगेगा बताओ, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको याद होने चाहिए फॉर्मूलिस, अगर आप फॉर्मूलिस अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन चुटकियों में दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दिया जाता है। तो जनरेटेड ईएमएफ का या अगर आपको इफेक्ट पूछा है कि जनरेटेड ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो बताओ ना मुझे कि जनरेटेड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर डीसी मशीन या तो डीसी जनरेटर, जनरेटेड ईएमएफ ये बोलो या फिर आप बैक ईएमएफ की बात करो, तो वो होता है सर 5ZN डिवाइडेड बाय 60 इंटू पी बाय ये, यही फॉर्मूला है कि नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ बच्चा, तो जनरेटेड ईएमएफ किस पर प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स एंड आपके पास स्पीड, तो दो दो चीजें वैरी की उसके हिसाब से हम देखेंगे, राइट। तो इसी के ऊपर प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो बना दूं कि सपोज मुझे जनरेटेड ईएमएफ 2 डिवाइड बाय सपोज मुझे जनरेटेड ईएमएफ 1 निकालना है बच्चा, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो सपोज, तो यहाँ पर जो भी चीजें निकल जाएंगी तो आप क्या बोलोगे सर 5 और 5 1 बोल 5 2 इंटू n2 बोलेंगे डिवाइड बाय, सर हम बोलेंगे यहाँ पर 5 1 डिवाइड बाय n1 बोलेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो सेकेंड फ्लक्स है वो भी पहले फ्लक्स के ही बराबर है, मतलब 5 1 डिवाइड बाय 5 1 ही रहेगा, बट जो सेकेंड की स्पीड है, दूसरी वाली जो स्पीड है वो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट स्पीड है, तो मतलब 2 इंटू n1 डिवाइड बाय पहली स्पीड तो n1 ही है। तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर ये देखो n1 कटा 5 1 कटा, तो यहाँ पर कितना, तो इजी 2 डिवाइड बाई इजी 1 की मैं अगर बात करता हूँ, तो यहाँ से हमारे लिए इजी 2 की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू इजी 1, मतलब जो सेकंड टाइम हमारे पास जो ईएमएफ आ रहा है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम से हमारे पास दुगना आ रहा है, या फिर हम बोलेंगे ट्वाइस आ रहा है, या फिर हम बोलेंगे डबल आ रहा है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लाइटली लेते हो। तो ये भी देखो बेटा, यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन, एई के लिए आया हुआ क्वेश्चन, राइट। तो अगर उस समय भाई अगर इन बच्चों ने अगर लाइटली लिया रहता कि इस तरीके के क्वेश्चन भले ही हमें क्यों आएंगे, अभी तो क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसे चल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो मैं बोलूँ चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए बेटा, मशीन तो मशीन ही रहेगा ना। अब जब भी हम भी प्रिपरेशन करे तो तभी तो मशीन मशीन ही होता था, तभी भी यही फॉर्मूले हम भी यूज किए, और मैं जो अब आपको पढ़ा रहा हूँ तभी भी तो मैं यही फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ। तो चीजें बदलती नहीं है, चीजें वही होती है, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट कंसेप्ट तो वही रहेंगी। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल चुका है, बट मशीन तो मशीन ही रहेगा, याद रखना, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा तो वो होगा भाई बी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, और ये भी बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, और क्या बोला गया है, इफ द जनरेटर इफ बोथ इफ बोथ क्या बोला है, इफ बोथ द जनरेटर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आर डबल, जनरेटर की एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर उन्होंने की है डबल, देन उन्होंने बोला है कि बताओ केवीए लोडिंग ऑफ द जनरेटर क्या होगा, केवीए रीडिंग ऑफ द जनरेटर क्या होगा, मुझे बताना। केवीए रेटिंग या फिर केवीए जो लोडिंग है दैट इज नथिंग बट आवर यस, राइट, और ये अपेरेंट पावर होती है, अपेरेंट पावर होती है। अगर मैं अपेरेंट पावर की बात करूंगा बेटा, तो अपेरेंट पावर होती क्या है, तो अपेरेंट पावर आपके पास क्या होती है, तो अंडर रूट ऑफ सर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर होता है। तो यही है ना हमारे लिए क्या, अपेरेंट पावर, यस। तो अगर आप मुझे बताना, अगर मुझे बताना कि अगर सपोज ये मेरी पहली अपेरेंट पावर है, ये पहली एक्टिव पावर है और पहली रिएक्टिव पावर है, तो उन्होंने ये बोला है कि बताओ अगर मैं एक्टिव पावर को दुगना करता हूँ, रिएक्टिव पावर को भी दुगना करता हूँ, तो मेरे पास जो सेकेंड अपेरेंट पावर आएगी वो कितनी आएगी। तो वही चीजें हम करेंगे कि सपोज मैं बोलता हूँ कि जो सेकेंड अपेरेंट पावर है वो हम देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो वो ऐसे देखेंगे कि पहली जो पावर है उसकी दुगनी आपको पावर देखनी है, P1 का स्क्वायर प्लस सपोज ट्वाइस ऑफ द Q1 का स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अंडर रूट ऑफ
P1 का स्क्वायर मतलब हम बोलेंगे क्या सर, ये 4 इंटू P1 प्लस सर 4 इंटू P2, P2 नहीं, P1 ये स्क्वायर स्क्वायर सॉरी P1 नहीं भाई, Q1 Q1 का स्क्वायर, ये P1 का स्क्वायर। अब 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो हम क्या इसको √4 अंडर रूट ऐसा नहीं लिख सकते सर, P1 का स्क्वायर प्लस Q1 का स्क्वायर, और बच्चा बच्चा बोलेगा सर √4 मतलब सर क्या, तो 2 हो जाएगा। और ये यहाँ पर बचेगा क्या सर, P1 का स्क्वायर प्लस Q1 का स्क्वायर, राइट। तो आप क्या बोलोगे सर, 2 मल्टीप्लाई बाय P1 का स्क्वायर प्लस Q1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो वही तो हमारे लिए S1 है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, जो हमारे पास S2 है वो सर ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ। यस, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन, और आप बोलते हो कि सर आजकल ना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा पीछे, याद रखना। कुछ भी चीजें डिफिकल्ट नहीं होती, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे ना तो इजी चीज भी आपको डिफिकल्ट लग सकती है। यस, तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो अच्छे से पढ़ाई करो, यही आपके पास एक ऑप्शन है। टेंशन लेने से कोई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओके, और टेंशन लेने से तो भाई आपका पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगा, राइट। तो यही एक आपके पास सही समय है कि जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं उनके बजाय आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आपके एग्जाम निकल जाएंगे। तो बेसिक रूल ऑफ द सक्सेस इज अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। कोई ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट, सॉरी कोई भी ट्रिक्स, कोई भी क्लासेस आपका सिलेक्शन नहीं ला सकता, राइट। तो जब तक आप खुद से मेहनत या फिर अच्छे से शिद्दत के साथ मेहनत नहीं करोगे, और अगर कंसेप्चुअली आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपका एग्जाम नहीं निकल सकता, याद रखना, ओके। चुटकी बजाते ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता बेटा, बहुत मेहनत लगती है सिलेक्शन के लिए, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, यही मैं चाहता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, और आज मैंने डीसी मोटर पर ही ज्यादा फोकस किया, डीसी जनरेटर डीसी मोटर। तो क्या बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ही मतलब जनरेटेड ईएमएफ, क्या बोला है, जनरेटेड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है। तो मैंने अभी अभी बोला ना कि जनरेटेड ईएमएफ, ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इजी इज इक्वल टू 5ZN डिवाइडेड बाई 60, ये मैंने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ इक्वेशन है बेटा, अभी तक मैं भूला नहीं हूँ, राइट। तो 5ZN डिवाइडेड बाई 60 इंटू पी बाई ए। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो देखो ना, जो जनरेटेड ईएमएफ है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किस पर है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स जेड एन एंड पी के ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पूछा था तो हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है। तो आप बोलोगे सर, तो जो आर्मेचर स्पीड है मतलब एन पर प्रोपोर्शनल है, तो सही है सर। नंबर ऑफ मशीन पोल पर मतलब पी पर भी है, और सर फ्लक्स पर भी है, तो इस पर भी है सर, इस पर भी है, इस पर भी है, तो तीनों पर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑल ऑफ दी अबव। और आप इस क्वेश्चन को लाइटली ले सकते हो, सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या। अरे देखो ना बेटा, एमपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, यस, एमपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेम करने वाला भी आपका कंसेप्ट चेक करता है, कुछ भी कहाँ से भी उठाकर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। एंड मैं एक सेशन लेने वाला हूँ इन फ्यूचर, कि जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, क्या सर टेलीग्राम के क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा एक सेशन में, तो वो भी सेशन आपका जल्दी मिल जाएगा। तो थोड़ा वेट करना उस सेशन के लिए, कि हम टेलीग्राम चैनल को हम किस तरीके से स्टडी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सेशन आ जाएगा, तो इसके बारे में अभी वरी ना करें, और उम्मीद करता हूँ प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो समझ में ही आ गया होगा, राइट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द जनरेटर डिलीवर्स दी 210 वोल्ट ऑन दी नो लोड, मतलब आपके पास जनरेटर का नो लोड वोल्टेज बच्चा दिया हुआ है, कितना है बच्चा, वो है आपके पास 210। नो लोड वोल्टेज है 210 वोल्ट, एंड द 200 वोल्ट ऑन दी फुल लोड, मतलब जो फुल लोड का आपके पास वोल्टेज है वो आपके पास कितना है, तो वो आपके पास 200 वोल्ट। देन उन्होंने बोला है वोल्टेज रेगुलेशन, क्या पूछा बच्चा, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। अब सभी को पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है हमारे लिए हमेशा, हमेशा याद रखना, वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द वोल्टेज वेरिएशन। टेक्निकली अगर मैं बता दूं तो वोल्टेज का वेरिएशन क्या है, या फिर मैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो वो होगा हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, यही हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बट अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा तो हम फुल लोड के करस्पॉन्डिंगली उसको निकालते हैं, तो डिवाइड बाय हम फुल लोड करेंगे। अब परसेंटेज में पूछा है तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर परसेंटेज में मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, राइट। तो यही वैल्यू बस पुट कर देना। तो नो लोड की वैल्यू आपके पास 210 है बेटा, फुल लोड की आपके पास 200 है, डिवाइड बाय फुल लोड की आपके पास, सॉरी डिवाइड बाय फुल लोड कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को सर बिना कैलसी कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्यों डरना भाई, तो ये 2 जीरो खा जाएगा ना, राइट। तो 210 में से 10 गए हैं, सॉरी 210 में से 200 गए, तो आप बोलोगे सर ये 10 बचेगा डिवाइड बाय ये 2। तो और यहाँ पर परसेंटेज दे देगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये डेफिनेटली आपको परसेंटेज देगा
तो 10/2 मतलब आपके पास 5 और ये क्या होगा सर परसेंटेज, राइट। तो 5% कहाँ पर है देखो ये, और ये भी एमपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। यस, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से नजाकत से देखेंगे, और यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन कवर अप करा दूंगा। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो कम्यूटेटर होता है बेसिकली इन द डीसी जनरेटर प्रोवाइड्स, क्या बोलो क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता ही देता हूँ, इसको टेक्निकली तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बट ऐसा समझ लो, कम्यूटेटर कलेक्ट्स द करंट। ये भी सेंटेंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कम्यूटेटर क्या करता है, कलेक्ट करता है करंट। अगर जनरेटर रहेगा ना तो कलेक्ट करता है करंट, किससे, आर्मेचर से। कम्यूटेटर आर्मेचर से कलेक्ट करेगा करंट एंड देन ब्रशेस को देगा, देन ब्रशेस आपके पास बाहर करंट देता है। समझ में नहीं आया, नहीं आया, वॉट एवर, चलो बस इतना समझ लो कि कम्यूटेटर कलेक्ट करेगा करंट। अब जनरेशन हमेशा याद रखना, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे आपके पास एसी जनरेटर हो, हमेशा याद रखना बेटा, मशीन में जो जनरेशन होता है, जनरेशन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, जनरेशन या फिर मैं बोलूंगा बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ, ईएमएफ, ये हमेशा आपके पास एसी ही रहता है। क्या होता है बच्चा, हमेशा हमेशा एसी क्वांटिटी ही रहता है। तो मुझे बताना कि डीसी जनरेटर अगर डीसी जनरेट करेगा मतलब उसके इनहरेंट आपके पास एसी ही जनरेट होगा। इनहरेंट एकदम बीच में अगर आप बोल सकते हो तो एसी ही जनरेट होगा। अब जो एसी आपके पास जनरेट होगा तो आपको डीसी बनाना है, ध्यान से देखना, जनरेटर में आपको फाइनली वो डीसी ही बनाना है। तो इसके बीच में जो चीज यूज की जाती है ना, तो वो यूज की जाती है डीसी जनरेटर के लिए, तो वो होती है बेटा आपके पास कम्यूटेटर। क्या होता है बेटा, कम्यूटेटर होता है, राइट। तो कम्यूटेटर क्या करता है डीसी जनरेटर के केस में, एसी जो जनरेट होता है, इंड्यूस्ड होता है, उसको कम्यूटेटर एसी का डीसी बनाता है, राइट ना। तो ये किसके केस में मैंने बताया, तो ये बताता बताया मैंने बेटा जनरेटर के केस में। किसके केस में, जनरेटर के केस में एसी जनरेट होता है, उसको कम्यूटेटर डीसी में बनाता है। बट जो ये जो वर्क करता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये जो वर्क करता है, तो ये रेक्टिफायर जैसे वर्क किया ना इसने, किसके जैसा वर्क किया बेटा, रेक्टिफायर जैसे वर्क किया। बट ये जो रेक्टिफायर भी रहता है ये दो टाइप का होता है, ये तो सर एक तो रहेगा फुल वेव और एक रहता है हाफ वेव। तो याद रखना हमेशा कि जो डीसी सॉरी जनरेटर के केस में जो कम्यूटेटर होते हैं ये ऑलवेज वर्क एज एन फुल वेव रेक्टिफायर। किस तरीके से काम करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं। तो ये जनरेटर की बात हुई। और इसके जस्ट अपोजिट में बताता हूँ कि अगर मोटर की बात करोगे बेटा, तो मोटर है, तो मोटर में अल्टीमेट आपको एसी ही क्रिएट करना, क्योंकि एसी से आपके पास फ्लक्स क्रिएट हो सकता है मशीन में, राइट। डीसी से थोड़ा ना फ्लक्स क्रिएट हो सकता है मशीन में। तो उसी लिए उसके लिए हम क्या करेंगे सर, इस वाले चीज में ये अगर ये मोटर रहेंगी, तो ये अगर हमारे पास M/R मतलब मोटर रहेगी, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है सर, कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होता है ना डीसी मोटर डीसी जनरेटर का। तो इसमें भी आपके पास कम्यूटेटर रहेंगे। तो डीसी मोटर को हम सप्लाई कौन सा देते हैं, तो डीसी मोटर को हम डीसी ही सप्लाई देंगे ना, राइट। तो ये जो कम्यूटेटर रहेंगे इस समय आपके पास काम करने लगते हैं इन्वर्टर जैसा, इन्वर्टर जैसा। और अगर आपको सपोज इस समय भी अगर आपको पूछा किस तरीके का इन्वर्टर, तो आपको बोलना है जो आपके पास फुल वेव इन्वर्टर जैसा काम करता है, राइट। फुल ब्रिज इन्वर्टर या फिर आप बोलोगे फुल वेव इन्वर्टर, राइट। इसको WRI क्या लिखा मैंने, फुल ब्रिज, फुल लिखना है, मैं आई क्या लिख रहा हूँ हर बार, फुल ब्रिज इन्वर्टर जैसा ये काम करने लगता है। तो याद रखना, मोटर के केस में कम्यूटेटर इन्वर्टर जैसे काम करता है, बट जनरेटर के केस में रेक्टिफायर जैसा काम करता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताओ कम्यूटेटर एंड डीसी जनरेटर प्रोवाइड्स क्या, फुल वेव सबसे पहले ढूंढो। तो देखो जहां पर हाफ वेव है उसको तो काटो, ये दोनों तो नहीं आएंगे सर। बट फुल वेव क्या, रेक्टिफिकेशन, फुल वेव क्या, रेक्टिफिकेशन आपके पास प्रोवाइड करेंगे। बट कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल, तो मैं बोलता हूँ ये आपके पास डीसी जनरेटर है ना, तो डीसी जनरेटर की स्पीड अगर आपके पास कम ज्यादा हो जाए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ डीसी जनरेटर का जो इजी है ये आपके पास किस पर प्रोपोर्शनल था, स्पीड पर प्रोपोर्शनल था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सपोज स्पीड को वैरी करते हो तो आपका इजी भी वैरी होगा। मतलब जनरेटेड आउटपुट जो रहेगा, जो डीसी आउटपुट रहेगा सर, वो सर आप स्पीड से कंट्रोल कर सकते हो। यस, स्पीड से कंट्रोल कर सकते हो। ये तो स्पीड से कंट्रोल हो रहा है ना,
ये किससे हो रहा है सर? स्पीड से कंट्रोल हो रहा है। इसके पीछे थोड़ा ना कम्यूटेटर का हाथ है, लिसन केयरफुली, इसके पीछे कम्यूटेटर का हाथ नहीं है, ये तो स्पीड से कंट्रोल हो रहा है। तो इसे हम कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर नहीं बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? नॉर्मल फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो बाहरी चीजें हैं जिससे आप इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कम्यूटेशन प्रोसेस से आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इसका आंसर रहेगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मत बोलना इसको, ओके? ये अनकंट्रोल्ड भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो स्पीड है वो सपोज तो वो तो बाहरी हिस्सा है ना इस डीसी को कंट्रोल करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आई डोंट नो कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब क्या आंसर आपके बुक ने दिया है, बट जितना मेरा नॉलेज है तो मैं आपको बताता हूँ भाई, इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी ही सही रहेगा। यस, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा है। और इस क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द हैपन इफ द फील्ड ऑफ द डीसी मोटर इज ओपन व्हाइल रनिंग? बताओ। डीसी मोटर है, डीसी मोटर है, मुझे बताओ। तो डीसी मोटर में ऑब्वियस सी बात है बेटा, फील्ड वाइंडिंग रहेगी, राइट? फील्ड वाइंडिंग रहेगी, या फिर डीसी जनरेटर की भी मैं बात करूं तो फील्ड वाइंडिंग रहेगी। तो फील्ड वाइंडिंग पर आपके पास फ्लक्स क्रिएट होगा, ओबीसी बात है ना, फ्लक्स क्रिएट होगा। या फिर मैं बोलूंगा कि फील्ड वाइंडिंग का क्या रहेगा सर? एक फील्ड करंट रहेगा, और ये फील्ड करंट ये हमारे लिए फ्लक्स क्रिएट करेगा। अब अगर सपोज मेरा आर ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, फील्ड वाइंडिंग अगर हमारे पास ओपन हो जाती है बच्चा, तो आई एफ की वैल्यू क्या बनेगी बताओ मुझे? तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी सर जीरो। अगर फील्ड करंट ही जीरो रहेगा तो क्या वहां पर फ्लक्स क्रिएट हो सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, मतलब सर वहां पर फ्लक्स हो जाएगा सर जीरो। अब उन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो बताओ आपके स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मुझे बताना, मुझे एक चीज बताना कि हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ का इक्वेशन है क्या। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो फ्लक्स एंड फील्ड, अगर मैं देखूं सपोज इस फ्लक्स को मैं यहां पर लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि इजी डिवाइड बाई फ्लक्स इज इक्वल टू ZN डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए? तो मुझे बताना कि ये देखना, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर में स्पीड है और डिनोमिनेटर में आपके पास फ्लक्स है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। इसका मतलब अगर सर मैं स्पीड की बात करूँ तो 1 अपॉन अगर मैं जीरो करता हूँ, फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करता हूँ, तो आपकी स्पीड आपके पास टेंस टू इन्फानाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, राइट? स्पीड आपके पास लगभग इन्फानाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, राइट? मतलब अगर सर हमारे पास अगर गलती से भी अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो चुकी रहेंगी, तो सर स्पीड हमारी इतनी ज्यादा डेंजरसली हाई हो जाएगी सर कि हमारा मशीन ही सर उखड़ के बाहर आ जाएगा, उसका बेस लेके बाहर आ सकता है। यस, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सीन इन योर डीसी मशीन कि अगर आपके पास फील्ड वाइंडिंग कभी अगर गलती से भी अगर ओपन हो गई, तो भाई वो फाउंडेशन उठाकर ही मोटर बाहर निकल आ जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो इन योर डीसी मशीन, राइट? तो अगर आप कभी ऑपरेशन करोगे मशीन मशीन को अगर ऑपरेट करोगे, तो सबसे ज्यादा केयर आप फील्ड वाइंडिंग की करते हो। क्यों? क्योंकि अगर वही जैसे कुछ भी अगर गड़बड़ी होगी फील्ड वाइंडिंग में, तो आपकी मशीन इतनी ज्यादा हाई स्पीड से मोटर रन करने लगेगी कि आपका मशीन का फाउंडेशन निकल के बाहर आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? मोटर विल अटेन द डेंजरसली हाई स्पीड, राइट? तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ द डमी कॉइल इन द डीसी मशीन, याद रखना डमी कॉइल। अब डमी का नाम ही है, मतलब किसी काम की कॉइल है। डमी मतलब जिसमें, डमी कॉइल का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। हमारे मशीन में ना दो तरीके की कॉइल होती है, एक होती है एक्टिव कॉइल या फिर हम जिसे बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, जो आर्मेचर के ऊपर रखी जाती है। एंड एक होता है हमारे पास डीसी मशीन, सॉरी हमारे पास डमी कॉइल, राइट? तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना बच्चा, आर्मेचर वाइंडिंग, एक्चुअल में आर्मेचर वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये एक्टिव वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्टिव वाइंडिंग कहलाती है। अब एक्टिव वाइंडिंग का मतलब इट कैरीज द करंट, इट कैरी करंट, ये करंट को कैरी करेगा, इट कैरी करंट। बट जो आपके पास डमी कॉइल होती है, याद रखना मशीन में, आप चाहे डीसी मशीन के डीसी जनरेटर की बात करो या फिर डीसी मोटर की बात करो, तो जो डमी कॉइल होती है ना बच्चा, डमी कॉइल्स, तो ये पैसिव या फिर मैं बोलता हूँ कि एक्टिव कॉइल नहीं होती है। तो इट डज नॉट कैरी, पैसिव वाइंडिंग नहीं बोलेंगे हम इसको, इट नॉट, इट इज नॉट
इट नॉट नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट कैरी एनी करंट। अब मुझे बताओ, अगर ये वाइंडिंग करंट ही कैरी नहीं करेंगे तो हमने मशीन में क्यों रखा इसको? शो ऑफ के लिए रखा क्या? तो मशीन में हम इसको इसलिए रखते हैं कि मशीन में कभी कभार क्या होता है ना कि किसी पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा वाइंडिंग आ जाती है और किसी पोर्शन के ऊपर वाइंडिंग नहीं आ जाती। तो जो आर्मेचर होता है ना वो हमारा इनबैलेंस होने लगता है, राइट। सपोज ये हमारे पास आर्मेचर है, ध्यान से देखना। इस आर्मेचर में सपोज इधर ज्यादा कॉइल है एंड इधर भी सपोज कॉइल है, इधर भी सपोज कॉइल है। तो इतने पोर्शन में आपके पास सपोज कॉइल ही नहीं, लिसन केयरफुली। अब ये हम जब फुल पिचिंग शॉर्ट पिचिंग जब करते हैं ना तो उस समय आप ये सब चीजें आप कर सकते हो, तो इसका मैं अभी रीजन नहीं बताऊंगा। बट याद रखना कि वाइंडिंग का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कभी कभार बार हमारे आर्मेचर में। अगर हम शॉर्ट पिचिंग फुल पिचिंग जब करते हैं तो उस समय हमारे पास आर्मेचर एक मैकेनिकली इनबैलेंस हो जाता है कि एक साइड में ज्यादा कॉइल आ जाएगी, एक साइड में कम कॉइल आ जाएगी, या फिर मैं बोलूंगा वाइंडिंग आ जाएगी। सो दैट जब आर्मेचर जब घूमेगा ना, ये वाला जब आप हमारे पास आर्मेचर घूमेगा तो इसके ऊपर वाइब्रेशन आ सकता है या फिर इसका शाफ्ट भी आपके पास बेंड हो सकता है, राइट ना। क्योंकि एक हिस्सा सपोज ज्यादा हेवी रहेगा, एक हिस्सा कम हेवी रहेगा। तो जो आर्मेचर हो सकता है वो आर्मेचर आपके पास आर्मेचर सॉरी ज्यादा एक साइड में ज्यादा हेवी एक साइड में कम हेवी, तो उससे शाफ्ट बेंड हो सकता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड में जो मैकेनिकल मतलब इस साइड में भी एक डमी कॉइल लगा देंगे। डमी मतलब ऐसी कॉइल की जो करंट ना कैरी करे, ऐसी कॉइल लगा देंगे सो दैट ये आर्मेचर में प्रॉपर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर मैं बोलूंगा कॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। सो दैट ये अगर ये कॉइल घूमेगा, सॉरी ये जो रोटर अगर आपके पास घूमेगा या फिर मैं बोलूंगा आर्मेचर घूमेगा, तो इसके ऊपर कोई भी इनबैलेंसनेस नहीं आएगा, मैकेनिकल इनबैलेंसनेस नहीं आएगा। अगर ये मैकेनिकल बैलेंस रहेगा तो शाफ्ट बेंड होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए हम डमी कॉइल किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस टू दी आर्मेचर। आर्मेचर में मैकेनिकल बैलेंस रखने के लिए हम इस तरीके की कॉइल रखते हैं, राइट। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने लगभग 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया, आपके लिए डिस्कस किए, तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। और इससे इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको सभी को मिल जाएंगे, राइट। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे, और जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है वो ऐसा ही चलता रहे। और मैं जल्द ही आपको देखूंगा कि हमारे महाट्रांसको में सेलेक्ट होते हुए। और जिनको भी चाहिए वही इन सेशन के पीडीएफ या फिर प्रीवियस सभी सेशन के पीडीएफ, तो आपको करना होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप एक सिंगल क्लिक से हमारे यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये हमारे लिए सेशन नंबर 30। तो इससे पहले 29 अगर सेशन नहीं देखे रहेंगे तो ये भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर यहाँ से सपोज तो 5 या 6 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ एक सेशन से सपोज एक क्वेश्चन पकड़ लो, तो भाई लगभग आपके पास 25 या फिर 29 क्वेश्चन आपके पास अगर आ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो जिन्होंने अभी तक हमारी ये प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे तो इसको देख लेना। एंड जिसको नॉन टेक में प्रॉब्लम आ रहा है तो कल ही मैंने एक नॉन टेक का सेशन अपलोड किया हुआ है, तो उस सेशन को एक बार देख लेना, सो दैट नॉन टेक में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है इसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज जितना भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई है सभी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और सभी ने ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड आएंगे आप कभी गलत नहीं करोगे, ओके। और आपका प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन, ओके।